हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का न्यू वीडियो फिर आ गया। ये जो वीडियो है बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है और बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। तो उस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर था कि सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। तो उस चीज़ को आज हम बताने वाले हैं। इसी के बेस पे, इसी के करैक्टेरिया में रह के आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। तो लगभग सारे कुछ चैप्टर से हम एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन चैप्टर को कवर किए हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अराइज किए हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को हमेशा क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिर यहाँ से ऑडिटिंग चालू है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का 10 क्वेश्चन है, ऑडिटिंग का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और सारे चैप्टर को यहाँ क्या किए हैं, कवर किए हैं, जितने भी सिलेबस हैं आप लोगों के। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है केवल DDU के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है जो कॉस्ट अकाउंटिंग इज, इसमें लिखा है आर्ट एंड साइंस नन ऑफ दिस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज का मतलब आप लोग समझ लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है हम लोगों का साइंस भी होता है और फिर ये आर्ट भी होता है। ये साइंस कैसे होता है, आर्ट कैसे होता है, ये चीज़ें बता दें। साइंस का मतलब ये हो गया, कुछ ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है मेनली कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कुछ टेक्निक पे बेस्ड है, वो टेक्निक हमें स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो कॉस्टिंग कर दे। और उसके बाद ये तो हम लोगों का साइंस हो गया। आर्ट कैसे है, उसको अच्छे से राइट करना, कॉस्टिंग करना, वही हमारा आर्ट हो गया। तो यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है बोथ होता है आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट एंड साइंस हम लोगों का ये जो होगा सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं। विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज इन अकाउंटिंग? एट मार्केट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, नन ऑफ दिस। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को फाइनल अकाउंट में बताया गया होगा। तो कभी भी हम लोग स्टॉक को मेज़र करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में दोनों में कंपेयर करके जो कम होता है उसी को हम लोग वैल्यू मानते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, एक कौन कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक कहता है अगर लगे बिजनेस में लॉस होने वाला तो उसे रिकॉर्ड कर लिया करो। उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस होता है उसी पर हम लोग मेजर करते हैं। तो यानी हम लोगों का सही हो जाएगा सी। अब फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेज सीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। वेज सीट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हम सैलरी देते हैं हर एक एम्प्लॉय को, तो वो सीट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखते हैं, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पे रोल डिपार्टमेंट, नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे सैलरी जो देता है, वेजेस जो देता है, वेज देता है, वही अपने पास क्या करता है, उसी डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कितना वर्कर काम कर रहे हैं, कितने लोगों को सैलरी देना है, कितना दिया गया है, वो चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस डिपार्टमेंट में, पे रोल डिपार्टमेंट में। तो हम लोगों का आंसर सी सही हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद 4 पर आते हैं। डायरेक्टर रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर पार्ट ऑफ, यानी ये जो डायरेक्टर रेमुनरेशन होता है किस ओवरहेड में आता है, किसका पार्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आप लोग जानते हैं डायरेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अधिकारी होता है, उसका जो भी हम लोग एक्सपेंसेज उस पर डायरेक्टर को रेमुनरेशन का मतलब उसको जो भी हम देते हैं पारिश्रमिक, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है। किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जानते हैं इसे कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो होता है प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है
और जितने हमारे अधिकारी से रिलेटेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, सेलिंग से रिलेटेड होता है सेलिंग में, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन करने में होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो मशीन और रेट मेथड इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इन तीनों में से किस में आएगा? मशीन। मशीन आप लोग जनरली जानते हैं फैक्ट्री में होता है, और जो भी मशीन का यूनिट कॉस्ट आता है वो किस में आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, ठीक। और प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं प्राइम कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इट मीन्स प्राइम कॉस्ट तक जो भी ऊपर खर्चा होते हैं सब हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ऐड किए रहते हैं। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेस रिगार्डिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब प्राइम कॉस्ट आ गया तो उसी प्राइम कॉस्ट बोलो या तो डायरेक्ट कॉस्ट बोलो। तो यहाँ पे हम लोगों का ये सही हो जाएगा। और देखते हैं 7, टेंडर प्राइस इज आल्सो नोन एज कोटेशन प्राइस, फ्यूचर सेलिंग प्राइस, कोटेशन एंड फ्यूचर सेलिंग प्राइस, नन ऑफ दिस। तो देखो कोटेशन प्राइस का मतलब टेंडर, जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है टेंडर प्राइस को क्या और कह सकते हैं, तो कोटेशन प्राइस निकालते हैं वो भी टेंडर ही होता है, और फ्यूचर में उसका सेलिंग प्राइस क्या है उसी के लिए निकाला जाता है। तो यानी हम लोगों का ए एंड बी सही हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर है। और 8 पर आते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रोडक्शन अकाउंट आप लोग जानते हैं जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, उसी का एक होता है प्रोडक्शन अकाउंट। आप लोग पढ़े होंगे, 1-2 क्वेश्चन उससे सॉल्व किए होंगे। लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। इससे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो अब यहाँ पे देखो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ए एंड बी, यानी डबल एंड सिंगल दोनों, और नन ऑफ दिस। तो ये भाई डेबिट और क्रेडिट और प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट होता है, वो तो डबल एंट्री पर ही बेस होता है। तो हम लोगों का सही क्या हो जाएगा? ए। अब 9 पे आते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट इज प्रीपेयर्ड बाय, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, ए एंड बी दोनों के द्वारा, नन ऑफ दिस, यानी किसी के द्वारा नहीं। तो आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है काम करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टी जो काम दिया होता है करने के लिए। तो भाई खर्चा कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। तो सारी चीज़ें का उसके पास फुल डिस्क्लोजर एक्सपेंडिचर का किसके पास इन्फॉर्मेशन होगा? कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। तो आंसर हम लोगों का ए सही हो जाएगा। इन प्रोसेस कॉस्टिंग पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, और इसके बाद नन ऑफ दिस। यहाँ पे रहेगा ए एंड बी, ठीक है, और नन ऑफ दिस हो जाएगा डी। तो देखो यहाँ पे जब कभी भी तुम लोग गुड्स प्रोडक्शन करते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये कई स्टेप से होता है। जैसे हम लोग ऑयल रिफाइनिंग करते हैं तो ऑयल, क्रूड ऑयल कहीं और निकलता है, उसको रिफाइनिंग कहीं और करते हैं, प्यूरीफायर कहीं और करते हैं, तो ऐसे कई प्रोसेस से गुजरता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। तो अब कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, जितना ज़्यादा वो मटेरियल वेस्टेज होगा वैसे ही प्रोडक्शन, जो भी हम गुड्स प्रोडक्शन करते हैं उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कॉस्टिंग हम लोग करते हैं या तो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन किया जाता है तो नॉर्मल मान लिया जाता है कि इतना प्रोडक्शन में खर्चा होना ही है, तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, नॉर्मली वो तो होना ही रहता है। बट अगर कभी भी कोई मटेरियल बन गया और अचानक वो ख़राब हो गया, या तो आग लग गया या तो कोई भी चीज़ें हो गया, तो वो उतना मटेरियल हमारा डिक्रीज़ कर देता है। जब डिक्रीज़ कर देता है तो लास्ट में जो आउटपुट होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट कम होगा, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कम होगा तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो कॉस्ट इंक्रीज पर यूनिट का क्या होता है रीजन? एब नॉर्मल लॉस हो जाना। एब नॉर्मल लॉस नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है, ये मतलब ये हो जाता है, ये लॉस होना नहीं चाहिए। यहाँ तक 10 क्वेश्चन आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग से था। अब ऑडिटिंग से चालू करते हैं, 10 क्वेश्चन है। तो लिखा व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपल्सरी इन, यानी किस ईयर में कंपनी का अकाउंट ऑडिट करने के लिए कंपलसरी हो गया?
1894, 1880, 1888, 1914 में। तो एक कंपलसरी हुआ था 1914 में हुआ था। फिर इसके बाद सेकंड पर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टेड इन डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग सोशल इकोनॉमिक प्राइमरी नन ऑफ दिस। यानी यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसके बेस पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑडिटर का। ठीक है, ऑडिटर का तो सोशल होता है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टर का जो हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑडिटर का 3 होता है, एक सब्सिडियरी होता है और एक स्पेसिफिक होता है और एक सोशल होता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट आता है किस में आता है, ये सोशल में ही आता है। थर्ड पे आते हैं, अंडर बैलेंस शीट एग्जामिनेशन इन डन ऑफ फिक्स एसेट्स फिक्स लाइबिलिटी ऑल फिक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी नन ऑफ दिस। तो जब कभी भी हम लोग बैलेंस शीट का एग्जामिनेशन करते हैं तो केवल एसेट्स और लाइबिलिटी, केवल एसेट्स का तो करेंगे नहीं, केवल लाइबिलिटी का तो करेंगे नहीं, तो यानी ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी का करेंगे। तो ये सी हम लोगों का सही हो जाएगा। और ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, किस में ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए, वर्बल में होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, नन ऑफ दिस में होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं तो रिटेन में ही अप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और एन इंटरनल ऑडिटर, एक इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, जैसे परमानेंट एम्प्लॉय होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय होता है, ए एंड बी दोनों से, नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये होगा, जब इंटरनल ऑडिटर का मतलब ये हो गया जो हमारा सेल बुक, परचेस बुक, कैश कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, ये सब सारी चीज़ें तो रेगुलर बेसिस पे होता है ना, तो ये परमानेंट रखा जाता है। ये एम्प्लॉय जो होता है क्या होता है, परमानेंट, जो इंटरनल ऑडिट करता है, तो परमानेंट हो जाएगा ये हम लोगों का सही। अब 6 पे आते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी इंटर इन, यानी अगर कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो किस में इंटर करते हैं, तो जाहिर सी बात है सेल बुक में करते हैं भाई। ठीक है, सेल रिटर्न बुक में, सॉरी सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। स्टॉक अकाउंट में होगा नहीं, ए एंड बी में होगा नहीं, नन तो है नहीं, सेल रिटर्न बुक में करेंगे। सेल करेंगे तो सेल बुक में, जब रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न में। विच नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स, यानी जो नीचे दिया हुआ है उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव, नन ऑफ दिस। तो भाई गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट आप लोग जानते हैं क्या होता है, इंटेंजिबल, जिसे टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू रिलेटेड टू, आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़े होंगे, डेप्रिसिएशन आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, फिर क्लास 12th में भी पढ़े होंगे और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो डेप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं, एक रिटन डाउन एनुअल का व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन में आप लोग पढ़े होंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ जो होता है हमारे प्लांट एंड मशीनरी से ही रिलेटेड होता है। तो स्टॉक में यूजफुल लाइफ स्क्रैप होता नहीं। स्क्रैप का मतलब यही हो गया, ये मान लेते हैं कि फ्यूचर में इतने दिन के बाद, इतने साल के बाद ये मशीन क्या हो सकता है, इतने में बिक सकता है, वही स्क्रैप वैल्यू होता है। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू किसे, स्टॉक से नहीं होगा, मशीन से होगा, मशीन। ठीक है, हम लोगों का गुडविल भी नहीं होगा। और यहाँ पे डैश डैड इज़ वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी किसको कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे वैल्यू किया जाता है, स्टॉक, गुडविल और बैलेंस शीट, पेमेंट, पेटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक को करते हैं, ए एंड बी है, सॉरी ए सी वाला जो है ए एंड बी है, यानी किसको किया जाता है, स्टॉक को किया जाता है। इधर आप लोग एक क्वेश्चन इसी तरीके का देखे हैं, स्टॉक को हम लोग करते हैं। हाँ, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस पर क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यही सब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट, फ्लोटिंग एसेट्स जो नहीं है, यानी करंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स कौन सा है इसमें, प्रीपेड तो करंट एसेट, बीआर करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, और गुडविल हमारा फिक्स एसेट्स होता है, इंटेंजिबल होता है। तो यही हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन चला जाए।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।